नमस्कार दोस्तों, मैं रामेश्वर सुतार हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हम आपको भारतीय इतिहास के बारे में बता रहे थे, जिसमें हमने आपको भारतीय संविधान के बारे में बताया, भारत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, भारत की उत्पत्ति कैसे हुई पूरा। उसके बाद में हमने आपको मानव की उत्पत्ति के बारे में बताया कि कौन से पाषाण काल के बारे में बताया, पूर्व पाषाण काल के बारे में बताया, पश्चिम पाषाण काल के बारे में बताया और मध्य पाषाण काल के बारे में बताया। और भारत के बारे में आपको क्या जानना चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे। और आपको जानना चाहिए भारत के भूगोल के बारे में, जो हम आपको आज बताएंगे। तो चलिए भारत का भूगोल शुरू करते हैं हम आज से। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो शुरू करते हैं भारत का भूगोल। अब देखिए, भारत का भूगोल जानने से पहले सबसे पहले हमको भारतीय भौतिक स्थिति के बारे में पता करने की बहुत आवश्यकता है, वो आपको जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए आपको भारत के भूगोल के बारे, भौतिक स्थिति के बारे में, कि भारत को निम्नलिखित भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब देखिए, भारत जो है, भारत की जो धरती है या भारत की जो जमीन है, भारत की जो धरा है, वह एक तरह की नहीं है, क्योंकि भारत जो प्रायद्वीप है उसमें अलग अलग तरह के मौसम हैं, अलग अलग तरह की प्रकृति पाई जाती है, अलग अलग तरह का वातावरण पाया जाता है। इन अलग अलग स्थितियों के कारण भारत को अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया गया, क्योंकि भारत में रेगिस्तान भी है, भारत में पर्वत भी है, भारत में नदियां भी है, भारत में पठार भी है और भारत में समुद्र भी है। इसलिए भारत को अलग अलग भागों में विभाजित करके पढ़ा जा सकता है। तो भारत को कितने भागों में भौतिक भागों में विभाजित किया है? पहला है उत्तरी पर्वत। उत्तर भाग जो है भारत का वह पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में बांट दिया गया है। और उसके बाद है उत्तर भारतीय मैदान। फिर तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। चौथा ग्रेट इंडियन डेजर्ट और पांचवा है तटीय क्षेत्र। भारत को हम 5 भागों में विभाजित करके पता कर सकते हैं या भारत की स्थिति के बारे में पढ़ सकते हैं। तो भारत को कितनी भौगोलिक स्थिति, भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया गया है? भारत को 5 भौतिक भागों में विभाजित किया गया है। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारतीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, तटीय क्षेत्र, द्वीप समूह। ये देखिए भारत का मैप दिया गया है, जिसमें राजस्थान ऊपर जो कश्मीर से ये हिमालय की पहाड़ियाँ है, ये उत्तर पर्वतीय क्षेत्र में पाया गया है। और थार डेजर्ट जो कि राजस्थान में है, इसको अलग से विभाजित कर दिया गया है। ये विंध्याचल पर्वत है, सतपुरा है, छोटा नागपुर है, ये सब देखिए प्रायद्वीपीय पठार है, ग्रेट। और उसके बाद में तटीय क्षेत्र द्वीप, यानी यह तट भाग में पाए जाते हैं। तटीय जो कि समुद्र तट पे है, ये तटीय क्षेत्रीय द्वीप में बांटे गए हैं। अब सबसे पहले हम भारत के जो भौतिक स्थिति है उसमें भारत के मरुस्थल को लेते हैं, जो कि एक महान मरुस्थल है। इसलिए हम भारत के मरुस्थल को महान भारतीय मरुस्थल कहते हैं। अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी सीमांत तक फैला हुआ है। मरुस्थल जो है, अरावली की जो पहाड़ियां है उसके लास्ट में सीमांत तक, पश्चिमी सीमांत तक फैला हुआ है। लूणी एकमात्र नदी है। जो हमारा रेगिस्तान है, मरुस्थल है, उसकी एकमात्र नदी है। कौन सी नदी है? लूणी नदी। तो हमारे भारत के मरुस्थल में एकमात्र नदी है लूणी नदी। ये देखिए मैप में आपको बताया गया है कि भारत का जो डेजर्ट है, जो मरुस्थल है, वह राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। ये देखिए नक्शे में जो डार्क बताया गया है, यहाँ पे ये वाला, ये एरिया जो डार्क वाला एरिया है जो मैंने राउंड किया है, इसके अंदर ये वाला एरिया जो है मरुस्थल है। उसके बाद में हम आपको बताते हैं तटीय क्षेत्र।
तटीय, किसके तट? समुद्र के तट। जो समुद्र के तट पर जो भारतीय भूमि है वह सभी तटीय क्षेत्र में आती है। ये देखिए हिंद महासागर जो है और ये जो महासागर है, तीनों महासागर है, इन महासागरों के किनारे किनारे जो भारतीय धरती है इसको हम पढ़ते हैं तटीय क्षेत्र। और तटीय क्षेत्र का है दक्षिण की दिशा में है ना, दक्षिण में भी है, इधर पूर्व से लेके दक्षिण में भी है और पश्चिम से लेके दक्षिण में भी है। ये पूर्व से पश्चिम और पूर्व से दक्षिण और पश्चिम से दक्षिण दिशा में। और भारत में यदि भारत के डिवाइड करें तो ये भारत के पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा, ये उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा। तो भारत के किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, भौतिक स्थिति है, जिसको हमने क्षेत्र में बांटा गया है वह है तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र जो हमने अभी आपको बताया था कि द्वीपों को छोड़कर भारत की मुख्य भूमि में समुद्र तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है। जो समुद्र के तट पर भारत की भूमि है कितनी है? 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। और आगे का अभी ये क्वेश्चन भी आ सकता है जीके में कि समुद्र तट की लंबाई, भूमि जो है समुद्र तट की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। पश्चिम में गुजरात के कच्छ से लेकर पूर्व में गंगा के डेल्टा तक फैला हुआ है। अब ये तटीय क्षेत्र कहाँ फैला हुआ है? गुजरात के कच्छ से लेकर पूर्व में गंगा के डेल्टा तक फैला हुआ है। भारत के तट को पश्चिमी तट और पूर्वी तट में तटीय मैदानों में विभाजित किया गया है। भारत के तटीय क्षेत्र कृषि, व्यापार, औद्योगिक केंद्र, पर्यटन केंद्र, मछली पकड़ने और नमक बनाने के लिए माने जाते हैं। अब देखिए भारत के जो तटीय क्षेत्र है वह किस लिए प्रसिद्ध है? वहाँ क्या किया जाता है? तो वहाँ तटीय क्षेत्रों में कृषि मुख्य व्यवसाय है, व्यापार भी किया जाता है, औद्योगिक क्षेत्र भी स्थित है। क्यों? क्योंकि समुद्र तटीय बंदरगाह पाए जाते हैं। पर्यटन का केंद्र भी है क्योंकि समुद्र का तट है, बीच है। मछली पकड़ने का साधन है, पकड़ने का स्थान भी है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि मछली समुद्र में पाई जाती है और तटीय क्षेत्रों में समुद्र ज़्यादा है। और नमक बनाने के लिए भी जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी खारा पाया जाता है और नमक पाया जाता है। तो तटीय क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है कि भारत के तटीय क्षेत्र कृषि, व्यापार, औद्योगिक केंद्र, पर्यटन केंद्र, मछली पकड़ने और नमक बनाने के लिए माने जाते हैं। वे बंदरगाहों के लिए महत्वपूर्ण भीतरी क्षेत्र भी प्रदान करते हैं। तटीय क्षेत्र काठियावाड़ी तट कौन सा है? कच्छ से नर्मदा, जो तटीय क्षेत्र है उसके अंदर काठियावाड़ी तट है। काठियावाड़ी तट कौन सा है? कच्छ से दमन, नर्मदा, साबरमती और माई नदी खंबात की खाड़ी में भारी मात्रा में तलछट जमा करती है और मुहाना बनाती है। इसको हम क्या कहते हैं? काठियावाड़ी तट। वापस बताते हैं आपको, काठियावाड़ी तट क्या है? कच्छ से दमन, नर्मदा, साबरमती और माही नदी खंबात की खाड़ी में भारी मात्रा में तलछट जमा करती है और मुहाने बनाती है, उसको क्या कहते हैं? काठियावाड़ी तट। कोंकण तट है दमन और गोवा के बीच में। कौन सा तट है? कोंकण तट। कन्नड़ तट कौन सा है? गोवा से कन्नासोर। कन्याकुमारी तट कौन सा है? कन्नासोर से कैप कैमोरिन। मालाबार तट कौन सा है? कन्नड़ प्लस कन्याकुमारी तट। उत्कल तट जो है गंगा के डेल्टाई मैदान से महानदी डेल्टा जो है वह उत्कल तट है, जो गंगा के किनारे किनारे है। इस मैदान से में प्रसिद्ध चिल्का झील स्थित है। आंध्र तट कौन सा है? आंध्र तट है उत्कल मैदान से पुलिकुट झील, गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा और प्रसिद्ध कोलेर झील शामिल है। उत्तरी सरकार, अभी उत्तरी सरकार नहीं है, ये भी तट है जिसको हम उत्तरी सरकार नाम से जानते हैं। उत्कल तट प्लस आंध्र तट जो महानदी और कृष्णा के बीच में है। कोरोमंडल तट कृष्णा और कन्याकुमारी के बीच में है, जो कावेरी डेल्टा से मिलकर बना है।
ये देखिए नॉर्थ अंडमान है, मिडिल अंडमान है, ठीक है ना। ये जो द्वीप समूह है ये भी तटीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। इसका एक चित्र आपको बताया गया है यहाँ पे, ध्यान से देखिए आप। तटीय क्षेत्रों का चित्र है ये। भारत के जो तिरुवनंतपुरम है वह भी भारत का तटीय क्षेत्र है, और जो द्वीप समूह है वहाँ पे भी तटीय क्षेत्र है। और भारत का जो दक्षिण हिस्सा है, पश्चिम से दक्षिण वाला, उत्तर से नहीं माफ कीजिएगा, पश्चिम से दक्षिण वाला और पूर्व से दक्षिण वाला, ये सब सारा के सारा तटीय क्षेत्र समुद्र तटीय क्षेत्र है, इसलिए इसको तटीय क्षेत्र में विभाजित किया गया है। अब आपका नेक्स्ट है पश्चिमी घाट। दक्कन के पठार के मुड़े हुए भाग नाम है पश्चिमी घाट, ठीक है ना। नाम से याद रखिएगा किस कैसे विभाजित किया गया है। पश्चिमी घाट दक्कन के पठार के मुड़े हुए भाग को जो भाग है वो पश्चिमी घाट कहते हैं। साद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट को हम साद्री के नाम से भी जानते हैं। पूर्वी घाट की तुलना में अधिक सतत और उच्चतर है। संकरे तटीय मैदान द्वारा तट से अलग है। समृद्ध वाटरशेड गोदावरी और कृष्णा जैसी बड़ी प्रायद्वीपीय नदियों को जन्म देते हैं। अब जो नदियां हैं बड़ी बड़ी, गोदावरी और कृष्णा नदी, वो पश्चिमी घाट में ही निकलती है। उत्तर में तापी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। उत्तर में जो तापी नदी है, तापी नदी कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक है ना। तो गुजरात से लेके जो दक्षिण में मद्रास चेन्नई जो है उसमें जो कन्याकुमारी है वहां तक फैला हुआ जो भाग है उसी को हम पश्चिमी घाट कहते हैं। उत्तर का जो उत्तर में तापी नदी से लेके दक्षिण में कन्याकुमारी तक, जो गुजरात से लेकर चेन्नई ત્યાં तापी नदी से कन्याकुमारी तक का फैला हुआ जो क्षेत्र है उसी को हम पश्चिमी घाट कहते हैं। भारत का जो अब ऐसा समझ सकते हैं आप, भारत का पश्चिमी भाग है वहां से लेकर जो तापी नदी है वहां से लेकर जो भारत का दक्षिणी भाग है, पश्चिमी भाग से दक्षिणी भाग जो समुद्र के किनारे किनारे फैला हुआ है वह ही भाग पश्चिमी घाट कहलाता है। ये देखिए अब ये देखिए पश्चिमी घाट हम आपको वापस बताते हैं। ये भारत का मैप दिया गया है। इस भारत के मैप में आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए, ये भारत का मैप दिखाया गया है। पूरा भारत के मैप का ये कौन सा हिस्सा है? ये भारत का पश्चिमी हिस्सा है ना। और ये भारत का कौन सा हिस्सा है? दक्षिणी हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? दक्षिणी हिस्सा है, ठीक है ना। अब इस पश्चिमी हिस्से से इस दक्षिणी हिस्से तक, भारत के पश्चिम से ले दक्षिण तक, अब यहाँ का जो क्षेत्र है जो समुद्र के किनारे किनारे है, ठीक है ना, ये वाला समुद्र के किनारे किनारे वाला ये वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र ही पश्चिमी घाट कहलाता है। पश्चिम से दक्षिण तक भारत की जो, आपको याद नहीं होता है ना तो ऐसे याद रखिए, भारत के पश्चिम से दक्षिण तक जो समुद्र का किनारा है उस किनारे पे जो जमीन है या जो क्षेत्र है वही क्षेत्र पश्चिमी घाट है। ऐसे तो आपको याद हो जाएगा। अब देखिए पश्चिमी घाट में मेन जगह कौन सी है? गुजरात, उत्तरी पश्चिमी घाट, ठीक है ना। इसमें कुछ महाराष्ट्र का हिस्सा भी आता है। मध्य पश्चिमी घाट, कर्नाटक, नीलगिरी, गोवा, दक्षिण पश्चिमी घाट, केरल और तमिलनाडु, ये जो क्षेत्र है ये पश्चिमी घाट कहलाता है। वापस से बताती हूँ आपको, अगर सिंपल भाषा में समझना है, आपको समझ में नहीं आया है तो भारत के नक्शे में जो पश्चिम से लेकर दक्षिण तक, जो भारत के नक्शे में पश्चिम से लेकर दक्षिण तक, ये जो ये आपने देखिए ना, ये पश्चिम से दक्षिण तक, तो जो समुद्र तट के किनारे वाली जमीन है या क्षेत्र है उसी क्षेत्र को हम पश्चिमी घाट कहते हैं। अब देखिए साद्री जो है उत्तरी महाराष्ट्र और सह पर्वत जो है केरल है। ये इसमें पर्वत के प्रकार में विभिन्न दृष्टिकोण, प्रमुख चट्टानें,
भौगोलिक विस्तार, पर्वत श्रृंखलाएं, नदियां कौन कौन सी है। अब देखिए हम आपको सबसे पहले पश्चिमी घाट को किस नाम से पुकारा जाता है। तो पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री और सर्वोत्तम पर्वत नाम से पहचानते हैं। इसमें कौन कौन से जो सह्याद्री पर्वत है जो कहाँ है, उत्तरी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र पूरा का पूरा इसमें नहीं आता, उत्तरी महाराष्ट्र का जो सह्याद्री पर्वत है वह इसमें आता है, और सह्य पर्वतम जो केरल में है वह भी इसमें आता है। पर्वत प्रकार के बारे में विविध दृष्टिकोण क्या है। दृष्टिकोण, अरब सागर में भूमि के एक हिस्से के नीचे की ओर मुड़ने के कारण इससे बनने वाले ब्रह्मोत्सव पर्वत, ये पर्वत भी इसी में पाए जाते हैं। किसमें, पश्चिमी घाट में। दूसरा है, वास्तव में पर्वत नहीं बल्कि दक्कन के पठार के बरमोन्स या कंगार या किनारे, ये जो दक्षिण के जो किनारे हैं बरमोन्स है वो इस पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। अब इसमें चट्टानें कौन कौन सी पाई जाती है। बेसाल्ट, ग्रेनाइट नीस, खोडालाइट, कार्यांतरित नीस, जिसको खोडालाइट या कार्यांतरित नीस बोलते हैं, क्रिस्टलीय चूना पत्थर है और लो अयस्क है। ये देखिए इसमें कौन कौन सी चट्टानें हैं। बेसाल्ट, ठीक है, ग्रेनाइट और क्रिस्टलीय चूना और लो अयस्क। अब इसमें इसका भौतिक विस्तार कितना है, पश्चिमी घाट का भौतिक विस्तार कितना है। तो पश्चिम घाट का भौतिक विस्तार सतपुड़ा जो उत्तर में है वहां से लेकर तमिलनाडु के अंत तक कन्याकुमारी तक है। ये तो था भौतिक विस्तार। अब देखिए पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है, सेवाराय पर्वत श्रृंखला और तिरुमाला पर्वत श्रृंखला। सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नामुडी केरल, वो भी पश्चिमी घाट में ही पाई जाती है। अब नदियों के उद्गम स्थल, पश्चिमी घाट में कौन कौन सी नदियों का उद्गम होता है। पश्चिमी घाट की ओर बहने वाली पेरियार, भरतपुड़ा पुंजा, माफ कीजिए भरतपुंजा, नेत्रवती, शरावती और मंडोवी। पूर्व की ओर बहने वाली गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो तुंगा, भद्रा, भीमा इसकी सहायक नदियां हैं। मालप्रभा, घाटप्रभा, हेमवती और काबिनी, ये नदियों का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट से ही पाया जाता है। जो क्षेत्र है पश्चिमी घाट क्षेत्र है उससे। अब इसकी कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती है। इस तत्व की प्रजातियां है नीलगिरी तार और शेरपुंज मकांक। अब इसके जो पश्चिमी घाट है इसके महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य। कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व है, अगस्त्य माला और नीलगिरी। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, साइलेंट वैली, बांदीपुर और एराविकुलम और वायनाड, मधुमलाई और नागरहोई। बाघ अभ्यारण्य कौन कौन से है, कलकड़, मुडन, थुराई और पेरियार। अब इसमें पश्चिमी घाट में दर्रे कौन कौन से पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट में थालघाट दर्रा जिसको कसारा घाट पे है, बोर घाट दर्रा, पलगढ़ दर्रा, माफ कीजिए परगढ़ दर्रा, पालघाट, अंबा घाट दर्रा, नाने घाट दर्रा, अंबोली घाट दर्रा, ये प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। अब देखिए इसके कुछ महत्व हैं पश्चिमी घाट के। भारत का पश्चिमी घाट क्षेत्र है, इसका कुछ महत्व है। क्या महत्व है देखिए, जल विद्युत उत्पादन का बड़ा क्षेत्र है, भारतीय मानसून मौसम पैटर्न को प्रभावित करता है, कार्बन पृथक्करण, हर साल 4 MT कार्बन को निष्प्रभावी बनाना, जैव विविधता के 8 वैश्विक सबसे महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट में से एक, प्रजाति और स्थितिक की समृद्धि के कारण, क्योंकि यहाँ पे समुद्री क्षेत्र है, अलग अलग प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, अयस्क, इमारती लकड़ी, काली मिर्च, इलायची, ऑयल पंप और रबड़ में समृद्ध है ये क्षेत्र। क्यों, क्योंकि वन्य क्षेत्र भी है, समुद्र भी क्षेत्र ही है। सर्वाधिक आदिवासी आबादी पाई जाती है, महत्वपूर्ण पर्यटन और तीर्थ स्थल है। अब इस पश्चिमी घाट में खतरे भी बहुत हैं। क्यों, समुद्र के किनारे हैं, जहाँ जल बहुत सारा होगा वहाँ खतरा भी बहुत सारा होगा।
खतरे क्या है? खनन इस क्षेत्र को खतरे किस किस चीज से है? क्यों? जहाँ समुद्र होगा, पानी होगा, उसके किनारे खनन क्षेत्र भी बहुत सारे होंगे। तो पश्चिमी घाट में बहुत सारे खनन क्षेत्र भी है। तो उन खनन क्षेत्रों खनन और औद्योगिकरण का खतरा है इस क्षेत्र में, क्योंकि जहाँ पे खनिज पदार्थ होंगे वहाँ लोग खनन ज्यादा करेंगे और औद्योगिकीकरण भी ज्यादा होगा, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होगा। वनोपज का सबसे बड़े पैमाने का दोहन होता है। क्यों? क्योंकि वन ज्यादा है इसलिए दोहन भी ज्यादा होते हैं। मानव वन्यजीवी संघर्ष, अतिक्रमण, अवैध शिकार, पशुओं की चराई और वनों की कटाई, बड़ी जलवायु परियोजनाएं और जलवायु परिवर्तन, ये इसके प्रमुख खतरे हैं जो हमेशा डर बना रहता है। क्यों? क्योंकि धरती को या पर्यावरण को इन चीजों से बहुत ज्यादा खतरा है पश्चिमी घाट में। प्रमुख समितियां कौन कौन सी है? गॉडगिल समिति, पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ समिति। सिफारिशें कौन कौन सी? श्रेणीबद्ध क्षेत्रों में सीमित विकास के साथ समूचे पश्चिमी घाट को पारिस्थितिकी रूप में संवेदन क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। कस्तूरी रंगन समिति, जिसने क्या सिफारिश की कि समूचे क्षेत्र के बजाय पश्चिमी घाट के कुल क्षेत्रफल का केवल 37% ESA के तहत लाया जाए। ESA में खनन, उत्खनन और रेत खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। यदि इन समितियों का जो समितियों ने सिफारिश की है उनको यदि लगाया जाए या लागू किया जाए तो पर्यावरण को, हमारे खनन क्षेत्र को या वहाँ के वनों को बचाया जा सकता है। कहाँ के? पश्चिमी घाट के। यह है दक्कन का पठार। आगे वाला जो हमारा भारत का भौगोलिक क्षेत्र है या भौतिक क्षेत्र है वह है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार जो ये क्षेत्र हमने आपको बताया गया है, भारत के मध्य भारत से लेकर दक्षिण भारत तक का ये क्षेत्र जो है ये दक्कन का पठार कहलाता है। भारत में सबसे बड़ा पठार दक्कन नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उल्टे त्रिकोण के आकार का है। उत्तर में सतपुड़ा पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ, मेखला पर्वतमाला, अमरकंटक पहाड़ियाँ और राजहंस पहाड़ियाँ पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट इसमें दक्कन के पठार में है। मूल रूप से ज्वालामुखीय ठोस लावा की क्षैतिज परतों से बना है जो कदम की तरह दिखने वाली जाल संरचनाएं बनाता है। दक्कन का पठार जमी हुई लावा की परतों के बीच में अवसादी परतें भी पाई जाती है जिन्हें यह संरचना में अंतर्गर्भाशयी हो जाती है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? 900 से 1600 मीटर और पूर्वी घाट की 600 मीटर की तुलना में। पूर्व और दक्षिण की ओर ढलान और पश्चिम की ओर अचानक उतरते हुए सारदी पर्वतमालाएं बनाते हैं दक्कन के पठार। पठार कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, समृद्ध खनिज संसाधनों का घर है और जल विद्युत शक्ति उत्पन्न करने का स्रोत है। दक्षिण का पठार ये है दक्षिण के पठार की विशेषता है। क्या है? भारत में सबसे बड़ा पठार है, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, उल्टे त्रिकोणीय के आकार का है। इसका आकार ऐसा है, ये दक्षिण पूर्वी घाट से 900 से 1600 मीटर ऊंचा है, ठीक है ना। और इसमें पर्वतमालाएं, सह्याद्री पर्वतमाला है और कपास की खेती मुख्य रूप से की जाती है। ये देखिए, ये चित्र आपको बताया गया है दक्षिण के पठार का, ध्यान से देखिए आप। ये वेस्टर्न भाग है 550 किलोमीटर तक, ये वाला दक्षिण के पठार का वेस्टर्न भाग 550 किलोमीटर तक है, ध्यान से देखिए। ये हिमालयन रेंज है, ये कितनी है? 2400 किलोमीटर। और ये है ईस्टर्न दक्षिण का पठार, माफ कीजिएगा, हिमालय पर्वत की श्रृंखला का वेस्टर्न भाग है 550 किलोमीटर
सेंट्रल भाग है 1200 किलोमीटर और ईस्टर्न भाग है 650 किलोमीटर। हिमालय पर्वत श्रृंखला का, हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है भारत के उत्तर में कश्मीर से निकलती है, ठीक है ना। वह कश्मीर में, ये देखिए ये कश्मीर का क्षेत्र है जो वेस्टर्न भाग है, ठीक है ना, वो 550 किलोमीटर है। सेंट्रल भाग है 1200 किलोमीटर है और ईस्टर्न भाग है जो 650 किलोमीटर है। ट्रांस हिमालय या पार हिमालय जो है काराकोरम, लपारस, जास्कर, ठीक, ये हिमालय की अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं को गोल्डगिल आस्टिन, काराकोरम, श्योक, और ये देखिए ये जो बनाई, ये जो गॉडगिल आस्टिन से लेके काराकोरम तक ये है राकापोसी तीव्र ढाल है, ठीक है। ये पूरी लपाक माफ कीजिए लद्दाख तक है। ये जास्कर, ये काराकोरम, ऊपर वाली जो है काराकोरम हिमालय पर्वत श्रृंखला, बीच वाली लपाक और नीचे वाली जास्कर। और सबसे हिमालय की जो पर्वतमाला है या जिसको हम क्या बोलते हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें लेते हैं ट्रांस हिमालय। ग्रेट हिमालयन रेंज के तुरंत उत्तर में है। इस हिमालय श्रृंखला का अधिकांश भाग तिब्बत में स्थित है और इसे तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। रेंज जास्कर, केटू, गार्डविन आस्टिन, लद्दाख और कैलाश और काराकोरम रेंज तक है। अब जो इसका हिस्सा है ग्रेटर हिमालय, आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं, हमेशा बर्फ से ढका रहता है, हिमाद्री के नाम से जाना जाता है क्योंकि बर्फ से ढका रहता है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। सबसे निरंतर रेंज है, ग्रेनाइट से बना हुआ कोर है। पर्वतमाला इसमें कौन सी है, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। मध्य हिमालय, औसत ऊंचाई 3500 से 4500 मीटर तक है हिमालय पर्वत श्रृंखला की, मध्य हिमालय की। अधिकांश घाटियां और हिल स्टेशन इस श्रेणी में स्थित है, जैसे कश्मीर, काठमांडू और नैनीताल, ये मध्य हिमालय में है। रेंज कौन सी है, मीटर PRI, पंजाल, धौलाधार और महाभारत। इसका वन कौन कौन सा है, चौड़ी पत्ती वाला सदाबहार वन पाया जाता है मध्य हिमालय में। मध्य हिमालय में चौड़ी पत्ती वाला सदाबहार वन पाया जाता है। अब जो बाहरी हिमालय है, शिवालिक रेंज है, जो हिमाचल है, जो शिवालिक रेंज कहाँ पे है, हिमाचल में। उसकी क्या विशेषता है कि औसत ऊंचाई 600 मीटर है। अधिकांश डन एंड डुअल्स इसी श्रेणी में स्थित है। भूतपूर्व, देहरादून, पाटलिपुत्र, अनुदैर्ध्य घाटियां इसी में पाई जाती है। पर्णपाती प्रकार के वन पाए जाते हैं किसमें, शिवालिक रेंज, जिसको हम हिमाचल भी बोलते हैं, और जिसका अगर क्षेत्र के रूप में जो कहते हैं तो उसको बाहरी हिमालय क्षेत्र भी कहते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं का विभाजन। अब जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसका कितने भागों में विभाजन किया गया है, पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय, सिंधु और सतलुज के बीच का जो क्षेत्र है वो हिमाचल हिमालय है। अब देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला को 3 भागों में बांट दिया गया है, पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय। नाम से अगर राज्यों के नाम याद रहे तो जो पंजाब में है वो पंजाब हिमालय हो गया, और जो कश्मीर में है वो कश्मीरी हिमालय हो गया। हिमाचल में है जो हिमाचली हिमालय हो गया। कुमाऊं हिमालय सतलुज और काली नदियों के बीच में। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदियों के बीच में। असम हिमालय तीस्ता और दियांग नदियों के बीच में। अब देखिए भारत की स्थिति की। भारत
कितना, भारत की पूर्व से पश्चिम तक कितनी लंबाई और चौड़ाई है, उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई और चौड़ाई है, ठीक है। भारत कितने देशांतर पे है, भारत कितने मध्यांतर पे है। अब भारत, ये उत्तर देखो, ये भारत की पश्चिम दिशा, पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा। तो भारत पूर्व से पश्चिम दिशा तक कितना फैला हुआ है, भारत की पूर्व से पश्चिम दिशा तक लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर। ये जो भारत की लंबाई है वे 2900 किलोमीटर है। अब भारत उत्तर से दक्षिण तक कितना फैला हुआ है, भारत उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर तक फैला हुआ है। भारत की स्थिति देखिए, अक्षांश में भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 34 डिग्री 6 मिनट उत्तरी क्षेत्र में है। देशांतर में भारत 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में है। और भारत की जनसंख्या कितने परसेंट है, भारत की जनसंख्या का 17.6% में 6% है। क्षेत्रफल में 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल भारत का है। दुनिया का जो क्षेत्रफल है, विश्व का जो क्षेत्रफल है, उसमें भारत का 7वां स्थान है। कितना क्षेत्रफल है, 3.28 मिलियन वर्ग, 3.28 मिलियन वर्ग। सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है भारत का, इंदिरा पॉइंट, सेंट मेरिडियन, इलाहाबाद। मुख्य भूमि तट रेखा 6100 मीटर, जो भारत की तट रेखा है वो 6100 मीटर है। मुख्य भूमि प्लस अंडमान निकोबार प्लस लक्षद्वीप तट रेखा 7517। अब देखिए जो भारत के प्रायद्वीप, माफ कीजिए, द्वीप समूह है, द्वीप समूह को छोड़ के भारत की जो तटभूमि है वो 6100 किलोमीटर है। और द्वीप समूहों को इकट्ठा कर दिया जाए, कौन कौन से, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, तब भारत का क्षेत्रफल कितना होगा, कौन सा, जो 7517। भारत का कुछ विश्व के आंकड़े देखिए, जनसंख्या के, भारत के साथ साथ में विश्व के आंकड़े देखिए। सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, भारत की, उसके बाद में चीन की, फिर अमेरिका की, फिर इंडोनेशिया की, फिर ब्राजील की, फिर पाकिस्तान की। यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत की है। भारत जनसंख्या में पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर पर अमेरिका है, चौथे नंबर पर इंडोनेशिया है, पांचवें नंबर पर ब्राजील है और छठे नंबर पर पाकिस्तान है। क्षेत्र, आप देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस का पहला स्थान है, कनाडा का दूसरा स्थान है, अमेरिका का तीसरा स्थान है, चीन का चौथा स्थान है, ब्राजील का 5वां स्थान है, ऑस्ट्रेलिया का 6वां स्थान है और भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। अब भारत के राज्यों के आंकड़े देखिए कि भारत के जो सब राज्यों में सबसे ज्यादा आबादी किस राज्य की है, तो भारत के राज्यों में सबसे ज्यादा आबादी यूपी की है। भारत के राज्यों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन से राज्य का है, तो इसका आंसर होगा राजस्थान। भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे कम जनसंख्या का है, तो वह है सिक्किम। सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा। महिलाओं की जनसंख्या सबसे ज्यादा, और भारत में महिलाओं की जनसंख्या है 48.46%। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला राज्य कौन सा है भारत का, केरल। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है भारत का, बिहार। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, हरियाणा। देखिए न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा, न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य गोवा, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य सिक्किम, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान और सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है यूपी। भारतीय जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार
भारत की जनसंख्या 1.21 बिलियन, विश्व का 17.6% है। भारत की साक्षरता दर जो है 74.04% है। इतने लोग ही पढ़े लिखे हैं, बाकी भारत में पढ़े लिखे नहीं है। पुरुष जो है 82.14% तक साक्षर है और महिला जो है 65.46% तक साक्षर है। अब देखिए लिंग अनुपात भारत में 940 है, यानी 1000 पुरुषों पर 940 स्त्रियां, 60 स्त्रियां कम है। उच्चतम राज्य केरल है, जहाँ पे 1084 महिलाएं होती है 1000 पुरुष पे। सबसे निचला हरियाणा है, हरियाणा में 1000 पुरुषों पर 877 महिलाएं हैं। अब देखिए जनसंख्या का घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में भारत में 382 लोग बसते हैं। उच्चतम दिल्ली, जनसंख्या सबसे ज़्यादा दिल्ली की है, उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, वैसे यूपी पहला है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत में दिल्ली की है, फिर बिहार की, फिर पश्चिम बंगाल की, फिर यूपी की। सबसे अधिक आबादी वाला राज्य भारत में यूपी है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य भारत में सिक्किम है। जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि मेघालय में, सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है। अब सड़कें देखिए, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई, भारत की सड़कें, जो राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए हैं वो हम आपको बताते हैं। NH1 दिल्ली से अमृतसर, अंबाला और जालंधर के रास्ते। राष्ट्रीय राजमार्ग NH1A जालंधर से पुरी, जो माधोपुर, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और बारामूला के रास्ते जाता है। फिर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कौन सा है? NH2 दिल्ली से कोलकाता, NH3 आगरा से मुंबई, NH4 ठाणे से चेन्नई, NH5 बोरागोंडा से चेन्नई, NH6 हाजीरा से कोलकाता, NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी, NH8 दिल्ली से मुंबई तक जाता है। NH8 जो है दिल्ली से मुंबई तक जाता है, जयपुर, अहमदाबाद, बड़ौदा के रास्ते हुए। NH9 जो है पुणे से मछलीपट्टनम, जो सोलापुर, हैदराबाद, विजयवाड़ा के रास्ते हुए जाता है। NH10 जो है भारत पाक सीमा पर चलने वाली फजीलका से दिल्ली जाता है। NH14 जो है रवणपुर से बीबर सिरोही होते हुए जाता है। NH15 जो है पठानकोट से कांडला थार के रेगिस्तान के पास है। NH24 जो है दिल्ली से लखनऊ है। NH39 जो है नुमालीगढ़ से भारत म्यांमार सीमा तक फैला हुआ है। भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, जिम्मेदारी सीमा सड़क संगठन के पास है। भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग है उसकी जिम्मेदारी सीमा सड़क संगठन, जो BRO के नाम से जाना जाता है, उसके पास में है। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित NH फर्स्ट है। भारत पाक सीमा जो दिल्ली, हरियाणा और पंजाब है। NH22 जो है भारत चीन सीमा है, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जो इसके राज्य लगते हैं। NH35 जो भारत और बांग्लादेश के बीच में है, जो पश्चिम बंगाल से लगता है। NH39 जो भारत और भूटान के बीच में है, जो असम, नागालैंड और मणिपुर के बीच में लगता है। और जो NH28A है जो भारत और नेपाल के पास में है, जो बिहार पर राज्य से लगता है। अब जो राष्ट्रीय भारत के जो प्रसिद्ध राजमार्ग है उन पे कौन कौन सी परियोजनाएं है? स्वर्णिम चतुर्भुज जो है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को जोड़ने वाली 6 लेन की राजमार्ग परियोजना है। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर जो है श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। पूर्व पश्चिम गलियारा जो है लिंकिंग सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। मुंबई पुणे एक्सप्रेस देश का पहला एक्सप्रेस हाईवे है जो NHAI के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि इसे राज्य सरकार द्वारा बनाया गया था। अब जो भारतमाला प्रोजेक्ट है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को जोड़ती है। भारतमाला प्रोजेक्ट जो है भारत की विशाल
पश्चिम से पूर्व सीमा के साथ निर्मित एक लगभग 5300 किलोमीटर गुजरात से मिजोरम तक पाई जाती पर है। इसे महाराष्ट्र से बंगाल तक तटीय राज्यों में सड़क नेटवर्क से जोड़ने का इसका जो कार्य है। भारतमाला जो है सिंपल शब्दों में कहा जाए तो भारत को पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ से जोड़ने वाली जो योजना है वह भारतमाला राष्ट्रीय राजमार्ग योजना है। ये तो था भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। आशा करते हैं कि आपको हमने जो बताया समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो लाइक कीजिएगा और जाने से पहले हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।